हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, साथ ही ऑप्शनल पेपर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, और साथ ही जैसे क्या यूपी जैसे वनडे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, साथ ही आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सीएससी में अगर प्रीलिम्स के साथ ही आपको पॉलिटी सेक्शन से जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम देख रहे हैं कि अगर आप बात करें तो हम बात करेंगे कि जो अगर यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका जीएस का पेपर 2 जो सिलेबस है, और यूपीपीसीएस के जो जीएस के मेंस का पेपर 2 है, इसमें आप देखेंगे जो एनसीईआरटी की श्रृंखला है क्लास 10th, 9th, 10th, 11th, 12th की, खासकर आपको 6 to 12 अगर एनसीईआरटी देख रहे हैं हमारे चैनल पे, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, किताब से ही पढ़िए, लेकिन आपको वो चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। सिलेबस के हिसाब से आपको काफ़ी हद तक कवरेज दिखेगा। साथ ही आप क्या करेंगे, अगर आपका पेपर या आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य अदर स्टेट जहां ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस है आपके पास या पवेड है, तो आप उसमें इस सेक्शन को देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी में कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री कम मेंस के साथ ही वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं में इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यह श्रृंखला जो हेल्पफुल है तो यूपीएससी, सीएससी के जीएस पेपर 2 के लिए है। अगर ऑप्शनल आपका पीएसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इसके कुछ नियम, ला, आर्टिकल आपको क्या करेंगे, जीएस मेंस के पेपर 4 में आपको क्या करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि पॉलिटी या पवेड कह सकते हैं, या किससे आई या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम का कुछ पार्ट आपको क्या है सीधा मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप देखते हैं कि पवेड वाले कहते हैं आपसे कि क्या कि इथिक्स का पेपर तो हमारे पवेड से जुड़ा हुआ है, आप पवेड हमारे यहाँ पढ़िए इथिक्स, और फिलासफी वाले सर आपको मिलेंगे तो कहेंगे हमसे जुड़ा हो। तो देखेंगे कहीं ना कहीं हर किसी से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपके क्या है, आपके जीएस पेपर में हेल्पफुल है। तो इस श्रृंखला में हम बात कर रहे थे आपसे इसके क्या नाम, तो इसके हम देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में संघवाद, इस चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे थे, चैप्टर 2 पे संघवाद पे चर्चा कर रहे थे, और अब इसके साथ ही हमने बताया था ये भारत के उद्देश्य का है, इसको आप देख लीजिए, भारत के संविधान की कुंजी है। और संघवाद चैप्टर 2 फेडरलिज्म पे चर्चा कर रहे थे। अगर हम बात करें इस वीडियो को या इस मैप को हम पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो ये फेडरलिज्म के आप देखेंगे इंडियन जो फेडरलिज्म फीचर्स हैं, और ये साइलेंट फीचर हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में इंडिया के भी संदर्भ में साइलेंट फीचर भी हैं। तो आप देखेंगे हम लोग लैंग्विस्टिक स्टेट देख चुके थे, लिस्ट सिस्टम इस पे भी बात करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे अभी बात करेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का वीडियो हमारा जो है भाषा नीति पर है। तो आप देखेंगे ये आपके संघवाद का या फेडरलिज्म का लक्षण है, इंडियन फेडरलिज्म फीचर्स हैं, ये पूछा जाए कभी क्वेश्चन, क्योंकि इसको लेके क्वेश्चन बनता है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्या है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो इंडियन फेडरलिज्म की जो 3 टाइप, सेंटर, स्टेट और लोकल के संदर्भ में पंचायत जिसे बोलते हैं, उसका वो फेडरलिज्म का फीचर है। तो इस चीज़ को हम बता चुके हैं। प्रमोट आप देखेंगे एंड प्रोटेक्ट यूनिटी की बात होती है, एकता की, जो आपके क्या है आपकी कुंजी या आपकी उद्देशिका में दिखाई पड़ेगी। और एक मॉडरेट जो है डाइवर्सिटी, इसकी बात आपको दिखाई पड़ेगी। मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ईच लेवल हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन, तो आप देखेंगे है ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन, हर लेवल पर एक ज्यूरिडिक्शन आपको दिखाई पड़ेगी। इसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज हम खासकर इस नीति को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ चीज़ों की और बात करें। हमने आपको बताया था कि संघवाद आखिर होता क्या है, तो संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। तो हमने बताया था आपको कि यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं। जैसे भारत में क्या है 3 स्तर वाली सरकार है, इस सेंटर
स्टेट और लोकल। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। हमने बताया था कि एक ही नागरिक समूह अलग अलग सरकारों को चुनती है और अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इसके साथ हमने ये भी बताया था आपको कि कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। तो हमने इसके लिए आपको बताया था यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंस लिस्ट, समवर्ती सूची की बात की थी आपसे। तो आप देखेंगे इसके साथ विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। जितने भी संघवाद हैं तो आप देखेंगे उनमें उनके अधिकारों के क्षेत्र संविधान में क्या है, लिखित रूप से होते हैं। आप इन चीज़ों को क्या मैंने एनसीईआरटी से अलग से आपको बताया कि आपको समझने में आसानी रहेगी। आप देखेंगे संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं उनको एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। सरकारों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है। तो आप देखेंगे कि अदालतों को इसके साथ ही आप देखेंगे कि ईच लेवल ऑफ ऑन ज्यूरिडिक्शन का बताया था, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की क्या है, व्याख्या करने का अधिकार है। तो अदालतों को यह अधिकार है। और केंद्र और विभिन्न सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे हर स्तर पर अलग अलग किस प्रकार होता है। अगर इनमें विवाद होगा तो हमने आपको बताया था ये अपीली या प्राथमिक क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या है, विवाद को निपटाएगी। पहला तरीका अगर हम बात करें इस संदर्भ में तो देखेंगे दो या अधिक स्वतंत्रता राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई, हमने कहा था कि जैसे अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर जैसे अलग रियासत थी पहले, अगर एक देश के रूप में जब इसे लाया तो वो स्वतंत्र था, लेकिन भारत में उसे विलय करने की बात हुई। इसके साथ आप सिक्किम का उदाहरण ले सकते हैं कि पहले एक राजा के शासित था लेकिन फिर विलय हुआ, फिर पहले एसोसिएटेड तथा फिर पूर्ण राज्य का स्टेट का दर्जा दिया गया। कैसे कैसे दिया गया, संविधान में उसका आर्टिकल अमेंडमेंट है 35, 36 आप देख सकते हैं उस संदर्भ में। और आप ये भी देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका अगर हमने आपको बताया था, एक क्या सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, आपको दो फोर्सेस के बारे में बताए थे कि ये क्या है, एक केंद्र से बाहर की ओर चलेगा क्या होगा और एक बाहर से केंद्र की ओर, एक क्या है, सारे राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या है, एक बड़ा राष्ट्र है वो बहुत सारे अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एक व्यवस्था में क्या है, एक इधर से जा रही है एक इधर से। तो हमने बताया था एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको बताया था कि जिस तरीके से फोर्सेस काम करते हैं इसी प्रकार से क्या है आपके फेडरलिज्म या संघवाद का निर्माण या संघ के फीचर्स इसी तरीके से कुछ निर्माण है। तो पहला हमने बताया था कि अधिक राष्ट्रों, दो या दो से अधिक राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठित करने का तरीका है। तो आप देख सकते हैं दो इकाइयां हैं उनको लाके कर दिया जाए। जैसे अमेरिका में क्या था, 13 राज्यों के यूनिट्स मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। भारत में क्या है, एक बड़ी पहले क्या है, एक सेंट्रल से अनेक राज्यों का निर्माण होता है। तो इसे देख सकते हैं हम। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्यों को राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ये भारत में इसी व्यवस्था के तहत फेडरलिज्म का गठन होता है। याद रखिएगा क्या कि विविधता को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखे राज्यों का गठन करना। भारत में संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की पूरे भारतीय संघ की प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। आप देखेंगे 93 संविधान संशोधन आप देखेंगे तो 73, 74, 93 तो ईयर है। आप देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्थाओं ने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्रों की बात की। तो इन अलग अलग अधिकार क्षेत्रों की बात करेंगे तो आप देखेंगे ऐसी व्यवस्थाएं क्या है, आपको क्या है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आप इनको याद रखें कि इनमें से क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा कि प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, जितने महत्वपूर्ण या राष्ट्रीय हित के विषय हैं वो संघ के पास रहेंगे।
और आप देखेंगे राज्य सूची, तो पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, ये सब क्या है, राज्यों की है, राज्यों के पास है। और इसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ क्या है, जैसे दोनों भी कानून बना सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे विवाह को लेकर कानून, गोद लेने के संदर्भ में, शिक्षा और वन के संदर्भ में, ये आप देखेंगे अलग अलग कानून समवर्ती सूची पे हैं। इसे आप देख सकते हैं, शिक्षा और वन पहले अलग अलग थे, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और बाकी बचे सब्जेक्ट में सब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसी बात है। जब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था, उस समय कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें नहीं थीं। लेकिन अब जो ऐसे बचे विषय हैं, वो विषय क्या है, उन पे पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल के पास होगा इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। क्योंकि राज्यों पर वही जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रावधान है कि पहले किसका बना हुआ है, और आप देखेंगे कि मुद्दा क्या है, कि बैंक किस मुद्दे पे राज्य कानून बना रहे हैं। अगर ऐसी दो विषय को लेकर देखेंगे तो बरीता से किस पे चली जाएगी, सेंट्रल के पास चली जाती है। लेकिन अलग अलग प्रोविजंस हैं उसमें संविधान में। हम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, तो बाकी बचे सब्जेक्ट पर अधिकार किस पे आज सेंट्रल के पास होगा। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा मात्र है जहां अपना संविधान है। अब इस चीज़ को आप काट सकते हैं, भारत का अपना एक संविधान है, जम्मू कश्मीर का अपना कोई संविधान नहीं है। क्योंकि क्या है, भारत में आप देखेंगे क्या है, हर स्तर पर लोगों की भागीदारी के लिए जम्मू कश्मीर को क्या है, एक यूनिट या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया है। क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था का सही रूप से संचालन किया, लोगों के विकास करने के लिए, और एक नागरिकता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। और आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, हमने आपको बताया था कि क्या होगा, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो देख सकेंगे स्टेट कम टुगेदर फ्रॉम ए बिगर यूनिट, इंक्रीज सिक्योरिटी। तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सेम चीज़ हमने दिखाई है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लार्ज कंट्री डिवाइड इटसेल्फ ए सेंट्रल एंड कंसिस्टेंट स्टेट। तो एक लार्ज कंट्री है, अपनी संघीय व्यवस्था को या शासन व्यवस्था को संचालन के लिए क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारे राज्य आए और एक संघ का निर्माण करेगा। तो देख सकते हैं पहले यूनिट में यही बात की जा रही है। फिर कहते हैं ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर्स। तो आप देखेंगे इसमें भी इक्वल पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर पावर। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल के पास कुछ ज़्यादा ही पावर होती हैं, सेंट्रल की तरफ पावर का, शक्तियों का झुकाव दिखेगा। होल्डिंग में एवरी स्टेट पूल है, आप देखेंगे सॉवरेनिटी विदाउट ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपको दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मेंटेनेंस और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्योंकि पावर्स हैं, क्योंकि संसद या संविधान में संशोधन संसद के तहत ही होते हैं, आप स्टेट के, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एवरी स्टेट पूल है सॉवरेनिटी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में इसको भी देख सकते हैं। और एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड का देख सकते हैं। इसमें इंडिया, बेल्जियम, स्पेन का एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाए तो। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात देख रहे हैं, और होल्डिंग फेडरलिज्म के होल्डिंग टुगेदर के संदर्भ, तो कैसे कैसे हैं दोनों के आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा नीति के संदर्भ में। हमने आज बताया था अभी एक मिनट में कि आज हम इस भाषा नीति, ये इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम का फीचर्स है। तो भारत को क्या है, संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। जब संविधान का निर्माण हो रहा था कि भाषा क्या रखी जाए, तो आप देखेंगे हमारे संविधान के सभी विशेषज्ञों ने इस पर काफ़ी बहस की, और हर लोग ने कुछ अपने अपने राय दी। तो संविधान में क्या होगा, किसी एक भाषा को लेकर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कारण था कि संविधान भारत की विविधता भाषा को लेकर भी है, भारत की विविधता संस्कृति को लेकर भी है, भारत की विविधता धार्मिक भी है। तो आपको देखा कि सभी लोगों में ये लोग मतभेद पैदा हुआ। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ क्या हुआ, 40% लोगों की, भारतीयों की मातृभाषा है। लेकिन हिंदी आप देखेंगे, हिंदी को क्या संविधान में लिखा कि हिंदी में काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय भी किए गए हैं। भारतीय संविधान के अलावा अन्य हिंदी के अलावा अन्य जो है भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अभी इस पे हम चर्चा आगे बताएंगे कि हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को भी शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया, एक कैटेगरी बनाई है। इसकी अभी कैटेगरी दिखाएंगे आपको। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। तो आप देखेंगे जो आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें आप देखेंगे इसका जो प्रीलिम्स होता है खासकर, वो आपको या तो हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश में। लेकिन आप मेंस ओरिएंटेड एग्जाम जितना सीएससी का है, तो आप उसमें
उसमें देखेंगे कि अब भारतीय लैंग्वेज की जो शेड्यूल्स भाषाएं हैं उसमें से वो उसको चुन सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही करना होता है, तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे राज्यों को अपनी सहूलियत के आधार पर अपनी माँ राजभाषा, इसके साथ भी वो अन्य किसी भाषा को भी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। यूपी में आप देखेंगे हिंदी के अलावा उर्दू को भी राजभाषा घोषित किया गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे श्रीलंका के उलट हमारे देश के नेताओं ने क्या किया था। उस समय श्रीलंका में स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए क्योंकि वहाँ था सिंहली और तमिल को लेकर उन्होंने क्या था, सिंहली लोगों को वरीयता दे दी क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। उन्होंने शासन और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किए गए थे, इसलिए वहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई और संविधान के इस बदलाव से वहाँ गृह युद्ध की जो स्थिति पैदा होती है, उस गृह युद्ध के कारण भारत जो श्रीलंका की शासन व्यवस्था बिगड़ती है, इसमें भारत को भी काफ़ी दखल देना पड़ता है। हालांकि भारत को इस संदर्भ में आप देखेंगे राजीव गांधी को संदर्भ में तो कहीं ना कहीं उनका हाथ आप देख सकते हैं, कहा जाता है लिट्टे का हाथ है उनके बम ब्लास्ट में। तो देखेंगे हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया गया है। आप देखेंगे संविधान के सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को क्या था 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या था हिंद और अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने अंग्रेजी भाषा को प्रयोग जारी, क्योंकि 1965 तक 15 वर्षों के बाद इसे राजभाषा माना गया था, लेकिन अन्य राज्यों ने धीरे धीरे क्या था अपनी भाषा या हिंदी भाषा के विरोध में अपनी बात उठाना शुरू कर दी थी। अगर संविधान के निर्माता शुरुआत में ही हिंदी को राजभाषा घोषित कर देते कि अंग्रेजी के साथ हिंदी रहेगी ही रहेगी, कोलैप्स नहीं हो सकती है, आगे चल के अंग्रेजी कोलैप्स हो जाएगी या जो जिस बात करते हैं बंद हो जाना चाहिए। अगर हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ चलाते तो शायद आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, चाहे अंग्रेजी बंद होती या ना बंद होती, हर कामकाज में अंग्रेजी के साथ हिंदी को राजभाषा अनिवार्य कर देना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट के हर, चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई भी हो, आप देखेंगे अब साफ साफ लिखा हुआ है क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा कार्य हैं वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। उसका कार्य क्षेत्र के रूप में दिया गया है, वो हिंदी के रूप में काम नहीं की जाती है। वहाँ आपका कोई भी विवाद होगा सुप्रीम कोर्ट में अगर लड़ा जाएगा तो वो काम हिंदी में नहीं होगा। आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की अपनी भाषा अंग्रेजी है। तो अगर आप शुरुआत में संविधान की राजभाषा घोषित कर देते कि हिंदी राजभाषा रहेगी और सेकेंडरी भाषा के रूप में अभी अंग्रेजी को कर दिया जाता तो शायद ऐसी व्यवस्था आज ना होती। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर अंग्रेजी को सेकेंडरी कर दिया जाता और हिंदी को प्राथमिक कर दिया जाता तो शायद आज यूपीएससी में भी हिंदी भाषी लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार ना होता। हम बात करेंगे इस संदर्भ में, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, क्योंकि उन्हें मौका मिल चुका था। क्योंकि अब हिंदी को क्या था, हिंदी को वो लोग मानने से इनकार चुके, उन्हें लगने लगा कहीं हिंदी भाषी लोग हमारी भाषा को क्या है संरक्षित करने का या मौका ना दें, तो उन्होंने क्या किया था अंग्रेजी को जारी रखने के लिए मांग उठा दी थी। क्योंकि हिंदी के विरोध में तमिलनाडु में सबसे पहले उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हिंदी अगर की जाएगी तो तमिल को भी राजभाषा की मांग करने लगे थे। आप देखेंगे इस मांग ने उग्र रूप से क्या था ला दिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के लिए क्या था अनुमति प्रदान कर दी। आप देखेंगे केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। तो आप देखेंगे अंग्रेजी के साथ साथ आप इसके साथ देखेंगे कि कोई भी भाषा है हर स्टेट में जाएंगे अंग्रेजी के साथ उस स्टेट की राजभाषा दे दी गई है, लेकिन सेंट्रल स्टेट पर क्या है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी भाषा अनिवार्य प्राथमिक है लैंग्वेज के रूप में भाषा नीति में सेंट्रल या कहेंगे, और उसको देखें हिंदी भाषा जो है वो सेकेंडरी भाषा के रूप में है। अनेक लोगों का मानना था कि समाधान से अंग्रेजी भाषा जो है क्या है अभिजन को लाभ पहुंचाएगी, ऐसा कहा गया। अभिजन का मतलब यहाँ एलिट वर्ग है, क्लास है एक, ठीक है, इसे याद रखिएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की जो नीति बनी हुई थी पर बढ़ावा का मतलब ये था कि केंद्र सरकार उन पर राज्यों पर हिंदी थोप सकती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा दिया था कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी थोप देगी अगर हिंदी को प्राथमिक राजभाषा दे दी जाए।
तो इसी चीज़ को लेकर विवाद शुरू हुआ कि केंद्र सरकार को अगर राजभाषा हिंदी दे दी जाएगी तो आगे चलकर केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी भाषा थोप देगी जहां कई लोग क्या है अन्य कोई भाषा बोलते हैं, तो आप उनकी क्या है जो रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या डर था कि हमारी भाषा संरक्षित नहीं रहेगी। तो भारतीय राजनेताओं ने इस में क्या अपना लचीला रुख अपना लिया और जैसे श्रीलंका की स्थिति में पहुंचने से बच गए। लेकिन वास्तविकता कुछ और है कि अगर देखेंगे कि राज्यों को तो वैसे भी अपनी भाषा में कार्य करने का अधिकार दिया गया था, ठीक अंग्रेजी के प्राथमिक भाषा के बजाय द्वितीय भाषा कर दिया जाता और हिंदी को प्राथमिक भाषा दे दी जाती। ये प्राथमिक है, इसमें तो काम होगा ही होगा, अंग्रेजी के साथ हिंदी हर स्तर पर काम होगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी का काम हर स्तर पर होगा। लेकिन अंग्रेजी तो ऐसा अगर रुख अपनाया जाता, साथ ही हर स्टेट को ये शक्ति दे दी जाती कि हर स्टेट अपनी मातृभाषा को राजभाषा घोषित करे और उसके साथ अंग्रेजी या हिंदी को भी पढ़ाए, उसकी जो मर्जी हो। इसके साथ ही आप देखेंगे इस लैंग्वेज पॉलिसी के संदर्भ में देखेंगे कि नो लैंग्वेज हैज बीन क्या है स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं है, ठीक। आप सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज, आप देखेंगे हिंदी नॉन हिंदी स्पीक स्टेट, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में इम्पोज नहीं कर सकते हैं। और 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकग्नाइज, तो हिंदी के साथ 21 भाषा शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में दर्जित है, हमने आपको बताया था। सेंट्रल एग्रीज टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एग्री है कि इंग्लिश अलॉन्ग विद अंग्रेजी के साथ हिंदी को फ्लेक्सिबल, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल में क्या है बहुत सारे कामों को लेकर अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी काम होता है, लेकिन इंग्लिश अंग्रेजी जैसे प्राथमिक भाषा हो गई हो सहजता के रूप में, हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में, तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। तो आप इस केंद्र राज्य संबंधों को अगर समझना हो तो इस पूरे यूनिट को समझ लीजिए, ठीक। ये दृष्टि IAS का एक मैप है, मैंने निकाला हुआ है नेट से, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में कितने तरीके के संबंध होते हैं, पहले ये देख लीजिए। पहले विधायी संबंध है, पहले एक परिचय को जान लीजिए, फिर आप देखेंगे एक विधायिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, केंद्र संबंध तनाव का कारण दिया, प्रशासनिक संबंध, संबंधों में देखेंगे विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, ठीक है। फिर इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण भी मिलेंगे और इसमें सुधार और प्रयास के शुरुआत में जो हुए हैं तो इनको भी देख सकते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। हम थोड़ा बहुत इसके परिचय की बात करेंगे तो देख सकते हैं संदर्भ में कि भारत के संविधान अपने स्वरूप में क्या है संघीय है, इसे याद रखिएगा। समझ शक्तियाँ विधायी कार्यपालिका वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं और न्यायिक व्यवस्था को एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र राज्यों के संबंधों के अध्ययन को 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला आपको बताया गया है, पहला विधायी संबंधों में देख सकते हैं, दूसरा वित्तीय संबंध देख सकते हैं, तीसरा प्रशासनिक संबंध, यही 3 देख सकते हैं इस संदर्भ में। इसके बाद इनके तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि विधायी संबंधों में आप देखेंगे भारत संविधान के भाग 11 में देखेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल 245 से 255 तक का है केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। आप देखेंगे 7वीं शेड्यूल जो 7वीं अनुसूची है उसमें शेड्यूल में केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों के विषय में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो ये विधायी संबंधों में चर्चा है। संघ सूची से विधायी संबंधित विषयों पर कानून बनाने की संसद की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यों सूची में क्या है शामिल विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। संवर्ती सूची के संबंध में संसद तथा केंद्र राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानून के में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य पर प्रभावी होगा। हमने आपको बताया था क्या था संवर्ती सूची पर आपको अगर कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति आ जाए तो आप देखेंगे इसमें भी अगर आप देखेंगे कि एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट ने पहले से उस पर कानून बना रखा है उस पर तो उसका वो कानून लागू रह सकता है, अलग से प्रावधान है। आप देखेंगे जो आर्टिकल 248 में क्या है अपशिष्ट शक्तियां हैं का प्रावधान है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। निम्नलिखित
असाधारण स्थितियों में, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इमरजेंसी काल में तो अनुच्छेद 249 के तहत आप देखेंगे क्या है 249, आप इसमें से बहुत सारे पीटी के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे 49 के राज्यसभा के प्रस्ताव पर राष्ट्रहित पर कुछ विषय, राष्ट्रहित में कोई विषय ऐसा है तो राज्यसभा के प्रस्ताव, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है भारत में। तो देखेंगे कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को एक शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव के आधार पर कोई मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्रहित में है, उस पर प्रस्ताव के आधार पर क्या है कानून ला सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा में पास होगा। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के दौरान बनेगा। और 252 के अनुसार राज्यों के अनुरोध उनकी सहमति पर, अगर कोई एक या एक से अधिक राज्य देखेंगे अगर कोई सेंटर से अनुरोध करते हैं कि आप इस पे हमारे लिए काम कर दीजिए, वो उन शक्तियों का उन पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा अपने संविधान में व्यवस्था है। हम आर्टिकल 253 की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए और राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो इन स्थितियों में क्या है, ये सभी असाधारण परिस्थितियां हैं जिन पे क्या है सेंट्रल को कानून बनाने का प्रावधान है। इसके साथ आप ये भी देखेंगे विधायी संबंध की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद किसमें 12 में 268 से 293 तक के जो है राज्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई। तो वित्तीय संबंध भाग 12 पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर क्या होगा, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों संवर्ती सूची के विषयों पर संसद और विधानमंडल को कर लगाने की शक्ति है। मतलब है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर, संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को जो है कर लगाने की शक्ति है। लेकिन और भी प्रावधान है, याद रखिएगा। इसके साथ ही अब तो जीएसटी भी आ चुका है और 275 की बात करेंगे तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद की आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो आप देखेंगे जो अनुदान दिया जाता है तो आर्टिकल 275 में व्यवस्था की गई है कि वित्त आयोग, आर्टिकल 280 के वित्त आयोग की व्यवस्था 280 में है आर्टिकल, तो 280 में जिस वित्त आयोग ने बात की गई है आप देखेंगे 280 के तहत जो है वित्त आयोग के तहत क्या होगा 275 में जिस अनुदान की अनुशंसा की गई है उसमें वित्त आयोग की अनुशंसा जरूरी है। तो संसद को आवश्यकता पड़ेगी तो राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 280 में क्या है केंद्र राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था। तो आप देखेंगे आर्टिकल 280 में ही क्या है कराधान, मतलब केंद्र राज्यों के बीच जो है टैक्सेस कैसे होंगे, कराधान कौन क्या लेगा, निर्धारण करने के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देता है। तो आप देखेंगे इसके बाद प्रशासनिक संबंध, तो प्रशासनिक संबंध में आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 11 में बात की गई है, आर्टिकल 256 से 263 में बात की गई है। केंद्र राज्य बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे। इसके तहत कार्यपालिका शक्तियां पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत है और राज्य सूची कार्यपालिका आप देखेंगे शक्तियां राज्य की सीमाओं में विस्तृत हैं। तो केंद्र की पूरे भारत में, राज्यों की अपने राज्य में। तो संवर्ती सूची के विषयों में आप देखेंगे क्या है कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं जब तक कि कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त ना करे। हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे केंद्र स्टेट संबंध, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के संदर्भ में। तो आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों के सुधार किए गए, समय समय पर आयोग और समितियों का गठन किया गया है, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार 1969 और आनंदपुर सहायक क्या है ये सभी जो है 1973 और सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007। आप इनको देख सकते हैं, ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर समितियां हैं और या आयोग गठित किए गए थे। इनकी डेट के साथ आपको सीरियल भी पूछा जा सकता है, इन्हें याद रखेंगे आप। तो आप इसके साथ ही देख सकते हैं कि दिए गए समितियों की सिफारिशों पर केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की निम्नलिखित आप देख सकते हैं इनको कि राज्यपाल की नियुक्ति के पहले के संदर्भ में क्या था, मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। इन समितियों ने ऐसी बात की थी। आप देखेंगे अनुच्छेद 356 में का अंतिम प्रयोग या अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए। साधारण
परिस्थितियों में नहीं। तो आप देखेंगे जो राज्यों को जो आपातकाल है 356 में बात की गई है, और केंद्रीय बलों की तैनाती के समय राज्यों से परामर्श किया जाए। किसी राज्य में अगर केंद्रीय बलों की तैनाती होती है, पैरा मिलिट्री फोर्सों की, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या है, राज्यों के अलावा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित किए जाएं ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम ना हो, मतलब निर्भरता कम हो। तो राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन की बात की गई है। अखिल भारतीय क्या है, सेवाओं और मजबूत बनाया जाए जिससे ऐसी स्थिति में कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जा सके। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में आप देखेंगे भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अखिल भारतीय के संबंध में नई व्यवस्था का सृजन करने की बात हो रही है। जैसे अभी बहुत सारी क्या है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात हो रही है कि एक राज्य केंद्र स्तर पर भी एक जुडिशियल पद सृजित किया जाएगा, तो उसकी बात चल रही है। तो अलग अलग चीज़ें समय के साथ चलती रहती हैं। राज्य सूची के विषय पर आप देखेंगे केंद्र आवश्यक हस्तक्षेप ना करे, तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषयों पर केंद्र अनावश्यक रूप से इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करता रहता है। तनाव के कारण के संदर्भ में चर्चा देख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की भूमिका के संदर्भ में तनाव रहते हैं केंद्र राज्य संबंधों में, और राष्ट्रपति शासन 356 का अत्यधिक अनुचित प्रयोग होता रहता है। आप देखेंगे राज्यों में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने की केंद्रीय बलों की तैनाती के संदर्भ में जो ये समितियों ने सहयोग दिए थे, इन्हीं को लेकर क्या था, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण होते हैं। राज्यों के लिए वित्तीय आवंटनों में भेदभाव न किया जाए, और अखिल भारतीय सेवाएं, और देखेंगे राज्य सूची के विषयों पर केंद्र के अतिक्रमण की बात होती है। इस संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे फेडरलिज्म सिस्टम की। तो पावर आप देखेंगे डेलीगेटेड टू द नेशनल गवर्नमेंट के संदर्भ में, पावर रिजर्व टू स्टेट। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में आप ये दो जो देख सकते हैं सर्किल के संदर्भ में क्या है, नेशनल गवर्नमेंट के संदर्भ में है, और ये स्टेट लोकल गवर्नमेंट के संदर्भ में है। आप इसे देख सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। इनको आप हमने पिछले भी इन चीज़ों पे बता चुके हैं, इसलिए हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आप जैसे देख रहे हैं कि क्रिएट ए मेंटेन आर्म फोर्सेस के संदर्भ में है, एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी, तो सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं क्या है, रेगुलेट जो है इंटरेस्टेड एंड फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में, मेक पॉल जो है कॉपीराइट एंड जो पेटेंट लॉ के संदर्भ में है, महत्वपूर्ण इस्टेब्लिश पोस्ट ऑफिस एंड क्वाइन मनी। ठीक, तो आप देखेंगे मुद्रा की बात हो रही है। इसी संदर्भ में आप इनको देख सकते हैं कि एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्कूल के शिक्षा के संदर्भ में है, रेगुलेट ट्रेड विद स्टेट विद इन स्टेट के संदर्भ में, और कंडक्ट आप देखेंगे इलेक्शन और प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सेफ्टी की बात हो रही है। तो आप लोकल के संदर्भ में देखेंगे इस संदर्भ में। ठीक, और बहुत सारे संबंध है। अब हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में चर्चा। तो देखेंगे केंद्र राज्य संबंध क्या हैं। आप अभी हमने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में एक पूरा आपको बताया है। इसी आधार पर केंद्र राज्य संबंधों का निर्माण हुआ है भारत में। भारतीय संविधान केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का उदाहरण बताता है कि इनमें बदलाव आते रहते हैं। सरकारें तनाव जो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव होता है, तो इस पर बहुत सारी क्या होते हैं, आयोग समिति गठित किए जाते हैं। आयोग की कुछ रिपोर्टों को लागू कर भी दिया जाता है, कुछ समय के साथ लागू किया जाता है, कुछ को देरी की जाती है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है आपको कि बदलाव व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। तो आप देखेंगे व्यवहार में क्या है, पावर्स अधिकतर पावर संघ की ओर झुकाव हैं, केंद्र की ओर झुकाव हैं। तो और सत्ता की साझेदारी का आप देखेंगे क्या है, संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह से व्यवस्था का अनुसरण या करते हैं। तो हम इस संदर्भ में बात करेंगे कि वास्तविकता में यह कैसा रूप लेगी। तो आप देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि शासन जो सरकारें चलाती हैं वो किस तरीके से जो सत्ता में भागीदारी करती हैं, किस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों का निर्माण करती हैं, वो उनके साथ किस तरीके की पावर्स, या जैसे कह दें संविधान में तो ये व्यवस्था है कि सेंट्रल के पास पावर का झुकाव ज़्यादा है, उस पावर का झुकाव वो राज्यों पर किस तरीके से करती हैं, चाहे वो प्रशासनिक संबंधों को लेकर हो, चाहे वो विधायी संबंधों को लेकर हो, चाहे वो वित्तीय संबंधों को लेकर हो। तो हम देखेंगे कि वास्तविकता में कैसे रूप लेगी। ज़्यादातर आप बात करेंगे इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरीके से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, यही बात मेन है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ क्या है, काफ़ी समय तक हमारे
एक पार्टी क्या है, एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। बात 1967 तक रहेगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों में रही। सिर्फ एक केरल एक्सेप्शनल है, जहाँ क्या था, साम्यवादी सरकार 1951 में गठित होती है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। तो आप ये भी देखेंगे कि संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, क्योंकि दोनों जगह क्या था, केंद्र और सेंट्रल में क्या, सेंट्रल और स्टेट में एक ही सरकारें थी। तो दोनों को लेकर कोई ऐसे मतभेद नहीं रहे, जिसको वित्तीय विधायी को लेकर या प्रशासनिक। जब केंद्र और राज्यों ने अलग अलग दलों की सरकारें आई, तब क्या हुआ, केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। जैसे ही 1967 का दौर गुजरता है, आगे की सरकारें खत्म होती हैं, तो केंद्र क्या हुआ, केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग सरकारों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय दलों की उदय होते हैं वो, और ये व्यवस्था के तहत आप देखेंगे कई सारे राज्यों में धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों ने अपनी सरकारों का बनाना प्रारंभ किया। फिर केंद्र और राज्य, केंद्र और केंद्र संबंधों को लेकर केंद्र ने क्या था, राज्यों की ओर अनदेखी करना शुरू किया। तो आप देखेंगे उस समय, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करती हुई नजर आएगी। जैसे आप देखेंगे 1967 का दौर चल रहा था, तो इंदिरा गांधी का समय चल रहा था। तो इंदिरा गांधी उस समय क्या था, धीरे धीरे सत्ता में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन आप देखेंगे विपक्षी दलों की सरकार को भंग कर देती थी। तो विपक्षी दल आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या वहाँ की बहुत सारी क्या था आंतरिक गतिरोध को लेकर बहुत सारे शासन, केंद्रीय शासन या कहेंगे आंतरिक शासन या राष्ट्रपति शासन लगाए गए, संघवाद की जो भावना के प्रतिकूल थे, क्योंकि दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अब 1990 के दौर के बाद आएंगे तो स्थिति बदलती हुई नजर आएगी आपको कि अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का काफ़ी हद तक उदय हो चुका है। और बात होते हैं कि केंद्र में अब क्या होता है, इन्हीं दलों की सहमति से या इन्हीं दलों के द्वारा एक गठबंधन सरकार की शुरुआत होती है। आप देखेंगे गठबंधन सरकार की 90 के दौर में क्या है, गठबंधन कोलेशन गवर्नमेंट का जन्म होने लगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे एक दल को क्या है, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे ये स्थिति चली है, लगभग 90 के बाद आप देखेंगे लगभग 2004 तक। 2004 तक क्यों कहेंगे, अगर हम बात करें 2004 नहीं, देख आने वाले 2000 यूपीए गवर्नमेंट के साथ आप देखेंगे 2 टर्न और ये है 1990 के दौर के बाद। अगर बात करें 2019 तक, ठीक 2019 तक मान के चलिए कि 1990 से 2019 तक कोलेशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार, यूपीए गवर्नमेंट आप देखेंगे, एनडीए गवर्नमेंट भी पहले टेन्योर में क्या था, कोलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी। इस बार भी एनडीए सरकार में क्या था, बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लेकिन पहली जो एनडीए की गवर्नमेंट थी जो 2014 में बनी थी, आप देखेंगे उस टेन्योर में अकेले बीजेपी के पास गठबंधन या पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। हम बात करेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। हम बात करेंगे इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता के आदर करने की नई संस्कृति पनपती चली गई। इसी प्रवृत्ति को आप देखेंगे क्या था, धीरे धीरे जब सत्ता में साझेदारी, राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति केंद्र सरकार के अंदर पनपनी इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र की सरकार राज्यों पर निर्भर हो गई। कोलेशन गवर्नमेंट तो उन्हें क्या था, राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी पड़ी, राज्यों को अधिक अधिकार देने पड़े, राज्यों को वित्तीय प्रशासनिक सुविधाएं देनी पड़ी धीरे धीरे। तो इसी प्रवृत्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े फैसले पर भी बल मिला। तो इसी दौरान एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपना एक फैसला दिया जिस पर क्या था, राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। आप देखेंगे केस का नाम याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन आप देखेंगे कि इस फैसले के कारण था राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए एक मुश्किल हो गया। अगर कोई केंद्र सरकार आप देखेंगे इसी दौरान क्या था, बूटा सिंह नामक एक गवर्नर थे हमारे, तो बूटा सिंह ने क्या किया, जो बिहार राज्य के गवर्नर थे, उन्होंने केंद्र सरकार के अनुसार वहाँ की गवर्नमेंट को भंग कर दिया। 90s का दौर चल रहा था, तो आप देखेंगे उसी दौरान क्या था। और अन्य राज्यों में अगर बात करें
चाहे महाराष्ट्र का केस हो या अन्य राज्यों का केस हो। लेकिन अब बिहार संदर्भ में एक केस आया था कि वहाँ बूटा सिंह गवर्नर थे हमारे, तो बूटा सिंह गवर्नर साहब ने क्या किया, वहाँ की राज्य की सहमति के बिना वहाँ की गवर्नर जो है वहाँ व्यवस्था को भंग कर दिया। इस चीज़ को क्या था, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनलीगल माना। और इसी तरीके से आप देखेंगे एक केस आता है कहाँ, उत्तर प्रदेश का, दौर 90s का ही चल रहा होता है। तो आप देखेंगे वहाँ एक कौन थे, कोई भंडारी राम दो थे, वो बाद में जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर है। उन्होंने भी क्या था, सेंट्रल की अनुमति से वहाँ की सरकार को भंग कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया। आप देखेंगे रोमेश सिंह भंडारी साहिब नाम था गवर्नर सिंह, हमारे गवर्नर का उस समय के। देखेंगे इस प्रकार आज की संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद आने के दौरान देखेंगे तुलना में ज़्यादा प्रभावी हुआ। तो आप देखेंगे तत्काल बाद वाले दौरान तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। इस प्रकार आज की संघीय व्यवस्था की तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले के दौरान के तुलना में ज़्यादा प्रभावी, मतलब हम ये कहने का मतलब ये है कि जो उस समय की सत्ता की भागीदारी थी केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, आज में जो सत्ता की भागीदारी है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर ज़्यादा प्रभावी है पहले की तुलना में। क्योंकि क्या था, सेंट्रल की बजाय अब स्टेट को भी पावर धीरे धीरे जो है अपनी पावर्स मिलने काम करने लगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती है या उनको ज़बरदस्ती राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है। लगाती है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बैठी हुई है, क्योंकि सरकार के दबाव को वो मानने से इनकार कर सकती है। इसके साथ ही आप देखेंगे क्या, गठबंधन सरकार एक ज़्यादा, अगर हम बात करें एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ लाकर मिलाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब एक में ही क्या है, बहुत सारी यूनिट्स मिलकर एक सरकार का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, तो इसी को हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक, इसे याद रखिएगा, या इसे हम कहेंगे क्या, गठबंधन की सरकार। एक आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं, इसे कह सकते हैं। आप देखेंगे ये एक चित्र है, चित्र का नाम है राज्यों को राज्य कुछ और शक्तियों की मांग कर रहे हैं। तो आप दो चित्र देख सकते हैं, एक गांव इंदिरा गांधी का है, तो दूसरी चीज़ तो देखेंगे राज्यों की शक्तियां हैं। और ये क्या है, मिड डे मील की व्यवस्था चल रही है एक स्कूल में, तो देखेंगे उसी के तहत क्या है, सभी स्टेट अपना खाना या अपनी शक्तियों की बात डिमांड कर रहे हैं। तो मिड डे मील की तरह ये क्या है, स्कूल के सभी बच्चे जिस लाइन में लगकर खाना लेते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे सेंट्रल भी क्या है, सेंट्रल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट को, स्टेट लाइन में लगे हुए हैं। आप अलग अलग डिमांड कर सकते हैं, देखिए सबके नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कुट्टी लाफिंग विद कुट्टी, तो आप भी हंसिए इस कुट्टी के साथ। बात करेंगे हम इसके साथ कि क्या आप कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा उदाहरण है। गंभीरता से चर्चा करें तो आपसे क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है क्षेत्रीय शक्तियाँ या क्षेत्रीय पार्टियों के या क्षेत्रीय सरकारों के उदय से, ठीक है, लोकतंत्र के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, जो भी बुक लगे आपको, या अपने हिसाब से क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, ये अंकित दो कार्टून हैं, इनमें से केंद्र राज्य संबंधों के बीच का संबंध दिखाया गया है। तो आप देखेंगे क्या है, केंद्र राज्यों के संबंधों को गहरी मोहर लगाने के लिए कुछ और शक्तियां दे दी गई हैं। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में बाकी शामिल लोगों को संतुलित कैसे करेगा, तो आप देखेंगे ये गठबंधन सरकार की बात हो रही है। ठीक है, ये एक कमल हाथ में लिए हैं और बाकी स्टेट आप बैठे हैं, तो क्या है, सारी सहमति है। तो बहुत सारे लोगों ने गठबंधन सरकार में क्या है, आप देखेंगे एक साइकिल दिख रही है, कुछ अन्य चिन्ह दिख रहे हैं, उनके नेता दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में कि इनकी एक सहमति से एक सरकार का निर्माण हुआ है, जिसमें क्या है, एक सत्ता पे तो बैठे हैं लेकिन खुशबू नहीं आ रही है। देख सकते हैं खुशबू नहीं आ रही है। खुशबू आने का कारण है क्या है, इनकी सहमति नहीं मिल पा रही, ये स्वेच्छा से अपने काम नहीं कर पा रहे, या अपनी शक्तियों का या अपने कारणों का अपनी मन मर्जी या अपने अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। ये चित्र आप समझ सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट के किस दौर का रहा होगा उस समय, लेकिन आज के समय में अंतर है। लेकिन उस समय के हिसाब से ये चित्र देख सकते थे कि इन सभी की सहमति से एक सरकार बनती है, लेकिन इसी सहमति में क्या था, इनकी स्वेच्छा या इनकी सहमति के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कह सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी।
पहले 13 दिन 13 महीने, फिर आगे चल के आप देखेंगे जो है पूरे तीसरी बार में जाके पूरे 4-5 साल तक सरकार चली थी, क्योंकि बार बार गठबंधन टूट रहा था, सरकार बंद जो है अपना बहुमत खो दे रही थी और बार बार चुनाव हो रहे थे। इसी संदर्भ में देखेंगे भारत में विविधता के संदर्भ में, ठीक है, भारत की भाषाई विविधता, तो आप देख सकते हैं संदर्भ में भारत में कितनी भाषाएं हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हिंदी के साथ 21 और शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो अपने शेड्यूल में वर्णित हैं संविधान के। आप देखेंगे इसके जवाब में आप कहेंगे भाषाओं की गिनती आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस बारे में अधिक नवीनतम सूचना 1991 की जनगणना के आंकड़ों में हासिल होती है। जनगणना के लोगों ने 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। आप देखेंगे इसको आप समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है, आपको काम की चीज़ें नहीं हैं। हम देखेंगे इसमें से क्या है, इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध किया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोली और ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के साथ आप देखेंगे जनगणना में एक क्या है 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो भारत में आपसे कहा गया है कि हर क्या है बहुत सारी लैंग्वेज हैं। आप क्लास 6 में इस चीज़ पे चर्चा की थी एनसीईआरटी में, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। भाषाई विविधता के संदर्भ में या धार्मिक विविधता आप देखेंगे इसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है रखा गया है भाषा के रूप में, और अनुसूचित भाषाएं इन्हें कहा जाता है। तो इससे जब कभी पूछा जाए तो देख सकिएगा कि भारत में 22 भाषाओं को क्या है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आप देखेंगे इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, शेड्यूल्स लैंग्वेज। आप देखेंगे बाकी गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, अन्य भी भाषाएं हैं, जितनी अन्य 114 और प्रमुख भाषाएं, अन्य और भी भाषाएं हैं जो क्या है अभी पता नहीं है या आपकी इसमें लिस्टेड नहीं है। तो भाषा वो गैर अनुसूचित हैं। भाषा के हिसाब से क्या है अभी देखेंगे तो भोजपुरी क्या है गैर अनुसूचित भाषा है, लेकिन क्या है वो अपनी अनुसूची भाषा या संविधान में भाषा की मांग कर रही है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। आपसे ये कभी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, याद रखिएगा, या मेंस में कभी क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा यहाँ से कि क्या आप इसमें से सोचना है कि भारतीय संविधान के तहत क्या है भारतीय लोकतंत्र में जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र का विकास उनकी भाषाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे भाषाओं का विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे भारत का विकास होता चला जाएगा। तो ये भारत के लोकतंत्र का विकास होता चला जाएगा। आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि भारत में भाषा के हिसाब से कह सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो है जितनी विविधता, ठीक है, जितनी विविधताएं हैं, जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही क्या है भाषा की विविधता है। इस विविधता के हिसाब से दुनिया का सबसे अनूठा संविधान है या भारत दुनिया का लोकतांत्रिक सबसे अनूठा लोकतांत्रिक देश है। इस पर आप अपनी टिप्पणी लिखिए या व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे एक भाषा को क्या बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। कोई एक भाषा क्या है बहुसंख्यक, कोई एक भाषा मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी है जिसे 40% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी तीसरी भाषा को हिंदी जानने वालों की संख्या के साथ जोड़ ली जाए तो आप देखेंगे क्या है, अब इस आंकड़े का कोई मतलब नहीं। 2001 की 2011 की जनगणना आ चुकी है, 2021 की जनगणना इस साल शुरू हो जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो आप देखेंगे कि जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.204% लोगों ने अंग्रेजी अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी ओर देखेंगे तीसरी भाषा के तौर पर 11%। तो अलग अलग लोगों की आप देखेंगे यहाँ से ये बताने की कोशिश की गई है कि 40% लोग हिंदी भाषा बोलते थे, तब भी इसे क्या था प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी में नहीं राजभाषा इसे दिया गया था कि 1965 में क्या था अंग्रेजी बंद हो जाएगी, इसकी जगह पर हिंदी आ जाएगी। लेकिन 1965 के पहले क्या था अंग्रेज क्षेत्रीय राज्यों ने खासकर तमिलनाडु में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा था हिंदी के साथ हमारे साथ भेदभाव शुरू हो जाएगा, हम हिंदी को राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। तो इसी के साथ संविधान में व्यवस्था कर दी गई थी कि हम
अब जो है हिंदी के साथ अंग्रेजी को बराबर लागू रखें। तो आज तक वो व्यवस्था चली आ रही है, इसीलिए आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस सूचना के आधार पर कई बार चार्ट पाई बनाए, आपको बना भी आगे दिखाते हैं। ठीक है, भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला नक्शा आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं भारत में भाषा बोलने वालों की संख्या। तो अब ये आंकड़ों को आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भाषा 1991 की जनगणना के आधार पर है। अब 2001 की जनगणना पे 2011 के आधार पर देख सकते हैं। अगर एक साल बाद आप ये देखें तो 2021 की जनगणना के आधार पर देख सकेंगे। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि इस साल आपकी जनगणना शुरू हो जाएगी भारत सरकार की। तो देख सकते हैं क्योंकि 2021 चल रहा है, इस साल उनकी जनगणना आपको कितनी भाषाएं आपकी लिस्टेड हैं, उनकी भाषाओं को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को। ठीक से 50 साल पहले आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में आपको पता होगा, और आप अपने दौर के तरीकों से इन राष्ट्र के राजनीतिक संस्था का जीवन में एकदम बदल दिया इन्होंने। आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या था, गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने वादा किया था। और आप देखेंगे कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो नए प्रांत बनेंगे, और आप देखेंगे भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो ऐसी बात गांधी जी ने की थी। कभी आपको पीटी में क्वेश्चन मिले तो आप या मेंस में कहीं बात डालना चाहे डाल सकते हैं। जब 1947 मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा ही हो गया। तो देख सकते हैं विभाजन धार्मिक आस्था के आधार पर पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। ठीक है, तो आप देखेंगे विभाजन जो था धार्मिक आस्था के आधार पर हुआ, जो पुरातनपंथी जुड़ाव का परिणाम निकला कि पुरातनपंथी लोगों की बातों के आधार पर अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी कट्टरपंथा को लेकर, तो पुरातनी आस्था की एक ऐसी चीज़ भाषा जिसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, आप इसकी चर्चा देख सकते हैं। इसी को लेकर नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में एक सवाल जिस मतलब चौंक या कौनता है या आता है कह सकते हैं। तो नेहरू पटेल इसी को लेकर एक चर्ची है दौर। तो फिर कैसे कैसे काम किया गया, बहरहाल आप देख सकते हैं भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भारत के भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने क्या था, इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। ये व्यवहारिक रूप से हम आपको चर्चा बता चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय भाषाएं भारतीय या बंगाली या भारतीय या तमिल और भारतीय या गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। इसके साथ ही आप इसे देखेंगे ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते कि कैसे कैसे बात हुआ। तो इसे लिख सकते हैं आप समीक्षात्मक या मध्यम मार्गी मार्ग अपना सकते हैं कि एक कन्नड़ भारतीय और बंगाली भारतीय तमिल और भारतीय गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों को आसानी से जीता इन्होंने। अब भाषावार राज्यों के गठन ने भाषा को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। आप देखेंगे तेलुगु और मराठी यही सेम स्थिति तमिलनाडु में वो श्रीलंका में आई थी और वहाँ की स्थिति बदल चुकी थी। तो तेलुगु मराठी बोलने वाली भावनाओं का ख्याल रखा गया और देखेंगे इन्हें आप देख सकते हैं एक भाषा के रूप में। अब हम बात करेंगे भारत के विकेंद्रीकरण की, तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। भारत के विकेंद्रीकरण को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।